साशा अपने पार्टनर टॉमी के साथ एक टेंट में होती है। वो अपने हाथों की उंगलियों पर पट्टी बांध रही होती है क्योंकि वो दोनों काफ़ी देर से क्लाइंबिंग कर रहे थे। वो दोनों इस वक्त एक बुलंदी पर होते हैं। बाहर धूप निकली हुई होती है और साशा टॉमी से कहती है कि अब आगे निकलने के लिए तैयार हो जाओ। वो दोनों फिर से मज़े करते हुए बर्फानी पहाड़ों पर ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं। मगर थोड़ी ही देर में साशा का पाँव फिसलता है और वो गिर जाती है। कोई गहरी चोट नहीं लगती, मगर वो चिढ़ जाती है क्योंकि ये वही जगह होती है जहां वो हमेशा फंस जाती है। टॉमी उसे कहता है कि रिलैक्स करो और सुकून से कोशिश करो। वो दोबारा ट्राई करती है, मगर फिर वही होता है। टॉमी कहता है कि आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी फिर कभी सही। मगर साशा रुकना नहीं चाहती और बार बार कोशिश करती है, लेकिन कामयाब नहीं होती। आसमान पर तूफान बन रहा होता है और आखिरकार वो थोड़ी देर के लिए हार मान लेती है। कैंप में टॉमी उसे लेकर अपनी परेशानी बताता है कि साशा को किसी चीज़ से डर नहीं लगता। उसे लगता है कि अब उसमें मज़ीद ट्रिप्स करने की हिम्मत नहीं रही। साशा कहती है कि जब भी हालात थोड़े मुश्किल होते हैं तुम हमेशा यही बात करते हो। मगर टॉमी कहता है कि किस्मत हमेशा साथ नहीं देती और कभी ना कभी ख़त्म हो जाती है। उसका लक कंपस यही कह रहा है। साशा गुस्से में उस कंपस को एक तरफ रख देती है। आखिर में वो दोनों नीचे उतरने का फैसला करते हैं। वो देखते हैं कि तूफान की वजह से ऊपर से पत्थर और मिट्टी नीचे गिर रही है। वो दीवारों के साथ लगकर अपना सर नीचे रखने का सोचते हैं। टॉमी चाहता है कि वो थोड़ा और नीचे चले जाएं, क्योंकि वहाँ एक सतह है जो ज़्यादा महफूज है। साशा पहले नीचे उतरती है और जल्दी ही पहाड़ के बड़े बड़े पत्थर गिरने लगते हैं। उनमें से एक पत्थर टॉमी को लगता है और वो नीचे गिरने लगता है। साशा उसे पकड़ लेती है। वो चिल्ला रही होती है कि टॉमी होश में आओ, क्योंकि वो उन दोनों को नीचे खींच रहा है। मगर टॉमी कोई जवाब नहीं देता। धीरे धीरे साशा के हाथ से रस्सी छूटने लगती है और टॉमी बिल्कुल नीचे गिर जाता है। वो उसे अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखती है, मगर कुछ नहीं कर पाती और बस अपनी जान बचाने के लिए लटकी रहती है। 5 महीने बाद ऑस्ट्रेलिया में साशा कैनियंस में कैंप करने के लिए ड्राइव कर रही होती है। उसके पास टॉमी का वही कंपस होता है। वो रेंजर्स के ऑफिस पहुंचती है, जहां ऑफिसर उसे पूछता है कि क्या वो अकेली अंदर जा रही है। वो उसे मना करता है और बताता है कि काफ़ी लोग जो इस जंगल में गए वो वापस नहीं आए। मगर साशा फिर भी फॉर्म साइन कर देती है। वो एक सुपरमार्केट में जाती है, जहां एक लड़का उसे हेलो कहता है। वो बस हे बोलकर उसे इग्नोर करने की कोशिश करती है, मगर वो लड़का उसके पीछे पीछे घूमता रहता है। उसके साथ उसका एक दोस्त भी होता है और वो दोनों मिलकर कैश काउंटर पर साशा का रास्ता रोकते हैं। काउंटर पर एक और बंदा खड़ा होता है जो अपनी बीफ जर्की की सेल के बारे में सोच रहा होता है। वो उन लड़कों को देखता है और कहता है कि इस लड़की ने जो लेना था ले लिया है, अब इसे छोड़ दो। वो लड़के वहाँ से चले जाते हैं और वो बंदा उनकी तरफ से माफ़ी मांगता है। वो चला जाता है और साशा उसकी बीफ जर्की का एक पैकेट खरीद लेती है। बाद में बाहर जब वो कार में बैठती है, मैप समझने की कोशिश कर रही होती है और उसे मुश्किल हो रही होती है, तो वो उसी बंदे को पास खड़ा देखकर मदद के लिए बुलाती है। वो उससे पूछता है कि आसान रास्ता चाहिए या मुश्किल, तो साशा कहती है कि बस जो सबसे बेहतर हो वो बता दो। वो उसे रास्ता दिखाता है और मशवरा देता है कि ब्लैकस्टोन बे से शुरू करे, क्योंकि पास ही सबसे बेहतरीन कैंपिंग एरिया है। वो जगह अक्सर खाली होती हैं क्योंकि ज़्यादा लोग उसके बारे में नहीं जानते। साशा अपने सफ़र पर निकल जाती है। शाम होते ही वो एक झील के किनारे कैंप लगाती है। उसके पास अपने बचाव के लिए एक पेपर स्प्रे भी होता है। उसी बदकिस्मती से वही सुपरमार्केट वाले लड़के भी वहां ड्राइव करते हुए आ जाते हैं। वो दरअसल शिकारियों का एक ग्रुप होता है जो हिरन का शिकार करके कैंप करने आए होते हैं। वो उसे अपने पास बुलाते हैं, मगर साशा उनसे बचकर अपनी गाड़ी में बैठ जाती है। थोड़ी देर में वही लड़का अपनी अजीब सी मुस्कुराहट लिए उसकी खिड़की के सामने आता है और कहता है कि वो लोग तो बस अच्छाई दिखा रहे थे। फिर वो चला जाता है। रात को साशा उनके जाने की आवाज़ सुनती है और चैन की सांस लेती है। सुबह वो अपनी कश्ती निकालती है और नदी में निकल पड़ती है। पानी का बहाव काफ़ी तेज़ होता है। वो रास्ता रोककर ऊपर चढ़ती है और नदी में छलांग लगाकर एंजॉय करती है। आखिरकार वो ब्लैकस्टोन बे के पास पहुंचती है, जहां उसे उन लोगों का सामान मिलता है जो शायद गायब हो गए थे। वो झील के किनारे अपना कैंप लगाती है और वही बीफ जर्की खाती है। वो अपना सामान एक दरख्त पर ऊंचाई पर लटका देती है। रात भर सोने के बाद जब वो सुबह उठती है तो देखती है कि उसका बैग गायब है। वो उस वक्त और डर जाती है जब उसे अपने टेंट के अंदर एक सांप नजर आता है। वो अपनी राफ्ट लेकर थोड़ा और आगे जाती है, जहां उसे एक गुफा डेन मिलती है, जहां लगता है कोई रह रहा है। जल्दी ही उसे वो शख्स मिल जाता है और वो सुपरमार्केट वाला तमीज़दार बंदा होता है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर खुश होते हैं और वो अपना नाम बेन बताता है। साशा भी अपना नाम बताती है। वो पूछता है कि क्या मज़ा आ रहा है, तो साशा बताती है कि उसका बैग कोई चीज़ उठाकर ले गई है जिसमें उसका फ़ोन और खाना था।
बेन कहता है कि शायद ये वॉम्बैट्स का काम है और कहता है कि वो हमेशा ज़रूरत से ज़्यादा सामान रखता है, इसलिए वो अपना सामान शेयर कर सकता है। साशा उसका शुक्रिया अदा करती है और वो पूछता है कि क्या उसे भूख लगी है। वो उसे मछली ऑफर करता है और साशा के मना करने के बावजूद जिद करता है। वो बैठ जाती है, वो मछली तैयार करने लगता है। वो काफ़ी क्यूरियस होता है और देखता है कि साशा ने उसकी जैनोस वाली बीफ जर्की ट्राई की है। साशा पूछती है कि इसका नाम जैनोस क्यों है, तो वो बताता है कि ये उसकी माँ का नाम था। वो उसे दिखाता है कि कैसे वो दरख्तों से ताज़ा पानी जमा करता है और साशा को पिलाता है। साशा पूछती है कि वो कहाँ से है, तो वो कहता है कि जब वो बच्चा था तब उसकी माँ उसे यहाँ ले आई थी। साशा अंदाज़ा लगाती है कि शायद वो ब्रिटेन से है। बेन हंसता है और मछली में चाकू घूंघते हुए कहता है कि तुम सही हो। वो अंदाज़ा लगाता है कि साशा एक माउंटेन क्लाइंबर है, मगर साशा कहती है कि अब वो क्लाइंबिंग छोड़ चुकी है। बेन को लगता है कि शायद किसी ब्रेकअप की वजह से ऐसा हुआ है कि वो अपने पार्टनर के साथ क्लाइंबिंग करती थी और फिर उनका ब्रेकअप हो गया, जिस वजह से वो अब दरियाओं के किनारे कैंप कर रही है। साशा कहती है कि ये गलत है, वो बस दुनिया के शोर शराबे से दूर रहना चाहती है। शोर की बात निकली तो साशा जिक्र करती है कि कैसे कल रात वो सुपरमार्केट वाले शिकारी उसके कैंप के पास थे। बेन कहता है कि सब शिकारी ऐसे नहीं होते। अच्छे शिकारी जंगल की इज्जत करते हैं और शिकार का सही इस्तेमाल करते हैं। ये दोस्तों के साथ पीने पिलाने का बहाना नहीं होता। साशा कहती है कि वो इतनी खतरनाक नहीं थे, बस उसे डराने की कोशिश कर रहे थे। बेन कहता है कि मुझे पता है और मैंने देखा तुमने उन्हें कितनी बेहतरीन तरीके से हैंडल किया। ये सुनकर साशा खामोश हो जाती है। वो आगे बोलता रहता है कि तुमने उन्हें खुद को चोट पहुंचाने का कोई मौका नहीं दिया। साशा पूछती है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। वो कहता है कि मैं वहाँ था, मुझे लगा शायद एक अकेली औरत को जंगल में मदद की ज़रूरत हो सकती है। वो ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है कि तुम मेरी माँ की तरह स्पेशल हो। साशा अपनी प्लेट नीचे रखती है और खामोशी से वहाँ से जाने लगती है। वो उसे रोकता है और साशा देखती है कि उसका ब्रेसलेट बेन ने पहना हुआ है। बेन अपनी गुफा के अंदर जाता है, साशा का बैग बाहर फेंकता है और खुद एक क्रॉसबो और स्पीकर लेकर बाहर आता है। वो एक गाना चला देता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हारे बैग में ज़रूरी सामान भर दिया है और उसके जूते चेक करते हुए कहता है कि तुम ठीक रहोगी। वो उसे कहता है कि जब तक ये गाना ख़त्म होता है तुम्हारे पास भागने का वक्त है, जितना दूर जा सकती हो जाओ। फिर वो नाचने लगता है। साशा बैग उठाती है और वहाँ से भाग निकलती है। वो अपनी राफ्ट तक पहुँचती है और तेज़ी से दरिया में चप्पू चलाती है। उसे गाने की आवाज़ हल्की होती सुनाई देती है और बेन भी उसके पीछे भागना शुरू कर देता है। साशा एक झरने से नीचे गिरती है और उसका सर पानी के अंदर टकराता है। उसका राफ्ट कहीं खो जाता है और वो तैरकर किनारे आती है। वो जंगल में फिर से भागती है और चट्टानों पर चढ़ती है। उसे लोगों के बातें करने की आवाज़ें आती हैं। वो चढ़ते हुए मदद मांगती है, मगर ऊपर पहुंचकर देखती है कि ये तो एक फ़ोन पर वीडियो चल रही है। ये वही गायब होने वाली फैमिली होती है जो वीडियो में बेन को हाय कह रही होती है। फौरन ही एक तीर उसके पास आकर लगता है। बेन पहाड़ी के ऊपर नजर आता है। साशा फौरन फिर से भाग जाती है। वो जंगल में तेजी से निकल रही होती है और बेन उसके पीछे होता है। वो साइड से तीर चलाना जारी रखता है और साशा बचने की कोशिश करती है। वो और आगे भागती है, मगर इस बार एक तीर उसके बैग के आर पार हो जाता है और वो पहाड़ी से नीचे गिर जाती है। वो लुढ़कती हुई दरिया तक पहुंच जाती है। वो अपना सर पानी से निकालकर बहाव के खिलाफ तैरने की कोशिश करती है, मगर पानी उसे कैनियंस के बीच से ले जाता है। वो कम बहाव वाली जगह पहुंचकर ज़मीन पर आती है। वो अपना बैग चेक करती है और टी-शर्ट पहनती है। उसे खाने के लिए कुछ मिलता है और वो पानी पीती है। वो अपना पेपर स्प्रे भी निकालकर पास रख लेती है। वो फिर से भागती है और खुद को अंधेरी तंग घाटियों के बीच पाती है। वो अपनी पुरानी स्किल्स का इस्तेमाल करके ऊपर चढ़ने का फैसला करती है। प्रैक्टिस ना होने और कोई औजार ना होने की वजह से वो थोड़ा लड़खड़ाती है, मगर एहतियात से ऊपर चढ़ जाती है। वो दिन की रोशनी में बाहर निकलती है। वहाँ से उसे पूरी जगह नजर आ रही होती है। वो फिर से चलना शुरू करती है और एक दरख्त के पास रुकती है। वो अपनी दूरबीन निकालती है और अपनी राफ्ट को देखती है। तभी उसे बेन की शिकार करने वाली चीख सुनाई देती है, जिससे परिंदे उड़ने लगते हैं। वो उस तरफ इशारा करती है और देखती है कि बेन उसकी तरफ भागा आ रहा है। वो थोड़ी देर रुकती है और फिर से पीछे मुड़कर देखती है, तो देखती है कि बेन बिल्कुल खामोश खड़ा उसे ही देख रहा होता है और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट होती है। साशा फौरन वहाँ से भागती है और वो शिकारी उसके पीछे पड़ जाता है। वो उसी जगह से नीचे उतरती है जहाँ से चढ़ी थी और चट्टानों के पीछे खुद को छुपा लेती है ताकि नजर ना आए। वो सांस रोककर वहाँ टिके रहने की कोशिश करती है। बेन वहाँ पहुँचता है और नीचे देखती है, मगर साशा उसके नज़र में नहीं आती। आखिरकार बेन वहाँ से चला जाता है और साशा खामोशी से वहाँ से निकल जाती है। वो एक बार फिर जंगल में तेज़ी से भागना शुरू करती है और एक ऐसी जगह पहुँचती है जहाँ से उसे गाने की आवाज़ आती है। वो अपनी दूरबीन से देखती है तो उसे अपनी राफ्ट नज़र आती है।
बेन वहाँ नंगा होकर पानी में छलांग लगा रहा होता है। मौका देखकर साशा पानी में उतर जाती है और खामोशी से तैरते हुए राफ्ट तक पहुंचती है। वो रस्सी की गिरह खोलने की कोशिश करती है मगर नाकाम रहती है, तो वो पूरे डंडे को ही उखाड़ने का सोचती है। वो किनारे की तरफ बढ़ती है मगर पानी के अंदर एक शिकारी जाल होता है जो उसके पाँव को जकड़ लेता है। साशा की चीख निकल जाती है और बेन होशियार हो जाता है। वो फौरन अपनी पैंट्स पहनता है और उसकी तरफ लपकता है। साशा किनारे पर पहुंचकर वो जाल निकालने की कोशिश करती है मगर उसे अपनी तरफ भागते देखकर वो बेबस होकर वापस पानी में कूद जाती है। बेन जंजीर खींचकर उसे अपने पास बुलाता है तो साशा उस पर पेपर स्प्रे छिड़क देती है। वो जंजीर निकालने की कोशिश करती है मगर वो एक चट्टान में फंसी होती है। बेन दरिया के पानी से अपनी आंखें धोता है। साशा को चट्टान पर रखा हुआ क्रॉसबो नजर आता है मगर उससे पहले कि वो उसे पकड़े बेन उसे अपनी तरफ खींच लेता है। वो उसे घसीटकर अपने पास लाता है और इस बार साशा के स्प्रे निकालने से पहले ही वो क्रॉसबो उठा लेता है। वो उसे स्प्रे फेंकने को कहता है और साशा फेंक देती है। बेन स्प्रे को दूर फेंककर धीरे से उसके पास आता है और उसके पाँव से वो जाल निकालकर उसे आज़ाद करता है और खड़ा होने को कहता है। साशा पूछती है कि क्या तुम कोई खेल खेल रहे हो? बेन जवाब देता है, ये खेल नहीं है, ये एक रिचुअल है। बाद में वो साशा के हाथ पांव बांधकर अपनी गुफा में ले जाता है। वो जंगल से कुछ फल जमा करके लाता है और उसे एक फल खिलाते हुए पूछता है कि क्या उसे बंधे रहना पसंद नहीं। साशा कहती है कि तुम्हारे दिमाग में कोई सख्त मसला है। बेन कहता है कि मैंने तुम्हें आसान और मुश्किल रास्ते का ऑप्शन दिया था। रात को जब बारिश होती है, साशा उसी जगह बंधी रहती है और बेन दूर से उसे देखता रहता है। वो कहता है कि रस्में बहुत ज़रूरी होती हैं, ये हमें याद दिलाती हैं कि हम कौन हैं। वो उससे पूछता है कि क्या तुम उस कबीले को जानती हो जो अपने दांतों को रगड़कर नुकीला कर लेते हैं। अगली सुबह वो दोनों एक नाव में होते हैं और साशा पूछती है कि तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो। वो कहता है कि बाद में बताऊंगा। साशा अपनी रस्सी खोलने की कोशिश करते हुए पूछती है कि क्या इस बार तुम रूल्स नहीं बताओगे। बेन कहता है कि उसने रेंजर के रजिस्टर से उसका नाम पढ़ा और उसके बारे में रिसर्च की है। उसे पता है कि उसका पार्टनर पहाड़ों में मारा गया था। साशा कहती है कि वो बस एक हादसा था, मगर बेन कहता है कि उसने पढ़ा है कि वो काफ़ी एक्सपीरियंस था, इसलिए ये बात समझ नहीं आती। साशा कहती है कि कुछ भी हो सकता है। तभी उसे अपने पैरों के पास एक लोहे की रॉड नज़र आती है। वो खामोशी से उसे पकड़ने की कोशिश करती है मगर बेन उसे फौरन नाव से बाहर फेंक देता है। वो उसकी जंजीर नाव के साथ बांध देता है और उसे दरिया में घसीटता हुआ ले जाता है। साशा बेबस होकर पानी के बहाव के साथ बहती जाती है जब तक वो एक पुरसुकून जगह नहीं पहुंचते। वो उसे एक घाटी के सामने लाता है और क्लाइंबिंग गियर पकड़ाता है। उन्हें एक साथ नीचे उतरना होता है। मजबूरन साशा को उसकी बात माननी पड़ती है और वो दोनों फिसलकर एक गुफा के अंदर चले जाते हैं। वो पानी में उतरते हैं और बेन उसे घसीटकर एक ऐसी जगह ले जाता है जहां बहुत सी लाशों को लटकाया गया होता है। साशा ये देखकर बुरी तरह डर जाती है। बेन उसे मजीद आगे ले जाता है और कहता है कि कुछ कबीले मानते हैं कि शिकार की रूह पर कब्जा करने के लिए शिकारी को उसका कलेजा खाना पड़ता है। फिर वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें वो फैमिली की वीडियो याद है? उन्होंने तुम्हारी तरह मुकाबला नहीं किया था। साशा देखती है कि कैसे उसने जिस्म के हिस्से और ऑर्गन्स काटकर रखे हुए हैं। उनके पास ही बीफ जर्की के पैकेट्स होते हैं और साशा को समझ आ जाती है कि ये इंसानी गोश्त से बनी है। वो भागने की कोशिश करती है मगर बेन उसे कोने में घसीट लेता है और धीरे से पूछता है कि क्या तुम्हें वाकई लगता है कि मुझे कोई मसला है? साशा डर के मारे कहती है कि मुझे लगता है बहुत से लोगों ने तुम्हारा दिल दुखाया है, और वो उन सब बातों के लिए माफ़ी मांगती है। तभी बेन अपने मुंह में उंगलियां डालकर अपने नकली दांत निकालता है और अपने असली नुकीले दांत दिखाता है। वो साशा का हाथ अपने मुंह में डालता है मगर फिर छोड़ देता है। वो वहां से भाग जाता है और साशा जगह का जायजा लेने लगती है। उसे वहां एक तस्वीर नजर आती है जो शायद उसकी माँ की होती है। बेन फौरन वापस आता है और उसे घसीटकर एक जगह ले जाता है जहां उसे हाथों से लटका देता है। साशा के पांव मुश्किल से जमीन को छू रहे होते हैं। बेन एक लिक्विड मिलाना शुरू करता है और कहता है कि ये रस्म का हिस्सा है। साशा उस तस्वीर का जिक्र करती है और पूछती है कि क्या ये तुम्हारी माँ है? वो कहती है कि वो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती है। बेन मुस्कुराकर उसके पास आता है और वो सब प्यारी बातें बताता है जो उसकी माँ उसे कहा करती थीं। साशा भी उसे देखकर मुस्कुराती है और बेन मजीद करीब आकर कहता है कि वो बिल्कुल तुम्हारी तरह स्पेशल थी और वो पहली इंसान थी जिसके साथ मैंने ये सब किया। फिर वो उसे गले लगा लेता है। उसी वक्त साशा अपने पैरों से उसे जकड़ लेती है और उसके कान पर इतनी जोर से काटती है कि खून निकलने लगता है। वो दर्द से तड़पता है और साशा को खुद से दूर करता है, जिससे रस्सी टूट जाती है।
बेन साशा की शर्ट पकड़ता है मगर साशा फिसल जाती है और उसकी शर्ट फट जाती है। बेन उसे जंजीर से खींचता है मगर वो पलटकर जंजीर खींचती है और भागकर पानी में कूद जाती है। बेन भी उसके पीछे कूदता है और उसकी जंजीर का सिरा पकड़कर उसे साशा की कमर से बांध देता है। वो दोनों पानी के साथ नीचे गिरते हैं और बेन का सर पानी के अंदर टकराता है। रस्सी एक दरख्त के तने में फंस जाती है और साशा वहां फंस जाती है। उसका सांस फूल रहा होता है और वो रस्सी खोलने की कोशिश करती है मगर नाकाम रहती है। वो तने से रस्सी निकाल लेती है और वो दोनों ऊपर आते हैं जहां बेन बेहोश होता है। साशा एक पत्थर उठाकर जंजीर तोड़ने की कोशिश करती है मगर वो नहीं टूटती। इतने में बेन को होश आ जाता है। साशा उसके पास जाती है और उसका चेहरा पानी में डुबोने लगती है ताकि वो मर जाए, मगर वो जोर लगाकर बाहर निकल आता है। साशा उसका गला घोंटने की कोशिश करती है मगर वो उसे धक्का दे देता है। वो दोबारा पत्थर उठाने की कोशिश करती है मगर बेन ने रस्सी पकड़ी होती है। वो रेंगता हुआ उसके पास आता है और साशा का गला दबाने लगता है। साशा बेबस हो जाती है और लगता है उसका अंत करीब है, मगर आखिरी मौके पर बेन को साशा में अपनी माँ नजर आती है और वो रुक जाता है। वो उसे प्यार से छूने की कोशिश करता है तो साशा उसे मुक्का मारकर दूर करती है। इस बार वो पत्थर उठाकर उसकी टांग पर बार बार मारती है। वो उसे थप्पड़ मारकर दूर करता है और रेंगता हुआ दूर चला जाता है। साशा अपनी बहती हुई नाक साफ करती है जबकि बेन अपनी पैंट्स काटकर देखता है कि उसकी हड्डी टूट चुकी है। वो दोनों वहां मिट्टी पर लेट जाते हैं और शाम हो जाती है। साशा कहती है कि तुम्हारा डेंटिस्ट ज़रूर कमाल का होगा, कहीं तुमने उसे भी तो नहीं खा लिया। फिर वो पूछती है कि क्या तुम्हें अंधेरे में डिप्रेशन होता है। वो बताती है कि जब टॉमी गिरा था तो वो उन दोनों को नीचे खींच रहा था। उसे टॉमी को छोड़ना पड़ा। उसे कभी मालूम नहीं होगा कि वो जिंदा था या नहीं। बेन ये सब खामोशी से सुनता है। साशा कहती है कि टॉमी वहाँ रहना ही नहीं चाहता था, मगर उसने उसकी बात नहीं मानी। अगली सुबह साशा सामने की बुलंदी को देखती है। वो देखती है कि बेन का जख्म सड़ रहा है। वो जंगल के रास्ते के बारे में पूछती है तो बेन बताता है कि सड़क तक पहुंचने में 12 दिन का पैदल रास्ता है। साशा कहती है कि उसे उस बुलंदी पर चढ़ना होगा, या तो वो आज ही चढ़ेंगे या फिर वो उसके मरने का इंतज़ार करेगी जो कि इन्फेक्शन से हो ही जाएगा। वो बेन के पास पहुंचती है तो बेन उसके सामने चाकू कर देता है। साशा कहती है कि वो रस्सी से उसकी टांग को सहारा देगी और हार्नेस बनाकर उसे ऊपर ले जाएगी। वो उससे अपनी हथकड़ी खोलने को कहती है। बेन कहता है कि वो दीवार के पास खोल देगा और वो निकल पड़ते हैं। साशा उसके लिए हार्नेस बनाती है और बेन उसे धमकी देता है कि अगर उसने उसे गिराने की कोशिश की तो वो उसे दीवार से खींच लेगा। वो साशा की हथकड़ी खोल देता है मगर उन्हें एक साथ बांध देता है। वो चढ़ना शुरू करते हैं। काफ़ी ऊपर पहुंचकर जब वो बेन की नज़र से दूर होती है तो साशा रस्सी खोलने की कोशिश करती है, मगर बेन देख लेता है और उसे नीचे खींच लेता है। वो फिर से चढ़ना शुरू करती है। बेन पूछता है कि जब टॉमी गिरा था तो क्या वो ऐसा लग रहा था जैसे उड़ रहा हो। साशा कोई जवाब नहीं देती और धीरे से एक चट्टान लेज पर चढ़ जाती है। जब वो उसकी नज़र से दूर होती है वो हार्नेस की रस्सी एक दरख्त के तने से बांध देती है और अपनी रस्सी ढीली कर लेती है। बेन को कुछ गड़बड़ लगती है और वो उसे चीखकर धमकी देते हुए नीचे खींचता है। साशा तने के सहारे लटक जाती है और बेन के खींचने से रस्सी खुल जाती है। साशा ऊपर चढ़ जाती है और बेन वहाँ अकेला रह जाता है। साशा तने की गिरा खोल देती है और बेन धीरे धीरे नीचे गिरकर मर जाता है। अब साशा को बगैर रस्सी के पूरी चट्टान चढ़नी होती है। वो अपने जख्मी पैरों के साथ पूरी कोशिश करती है और धीरे धीरे ऊपर चढ़ती है। एक बार उसके पांव फिसलते हैं और वो किनारे पर लटक जाती है, मगर वो हिम्मत करके ऊपर चढ़ जाती है। वो सुकून का लंबा सांस लेती है। शाम को जब वो चल रही होती है तो एक कार उसे देख लेती है। वो लोग उसे फॉरेस्ट रेंजर के पास ले जाते हैं और वो बताती है कि उसे सब गायब होने वाले लोगों की जगह का पता है। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होता है और खबर फैल जाती है कि जो लोग जंगल में गायब हुए थे वो दरअसल एक सीरियल किलर का शिकार बने थे। साशा न्यूज़ बंद करती है और समंदर के किनारे जाती है। उसके पास टॉमी का कंपास होता है। वो उसे चूमती है और समंदर में फेंक देती है। फिर वो बड़े सुकून और खामोशी के साथ बीच पर बैठ जाती है। आप 2026 की मूवी एपेक्स की समरी देख रहे थे। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप ये दूसरी वीडियो भी देख सकते हैं।